बार स्कूली बच्चों को करना तो आता है, लेकिन एलसीएम या एचसीएफ की फुल फॉर्म तक पता नहीं होती, और किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को ये ना पता हो कि वो करने क्या जा रहे हैं, केवल अगर वो रट्टे मारे जा रहे हैं, केवल लकीर के फकीर बने जा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं पता हो। तो देखिए एलसीएम को क्या कहते हैं हम, इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या कई बार इसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह देते हैं। की बात करते हैं तो एच की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं, यानी 8 और 12 हमारे यहाँ दी गई संख्याएं हैं। एचसीएफ हमेशा। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक में। तो आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो ना सिर्फ एक स्कूली बच्चे जो कि अपनी प्राइमरी एजुकेशन में या सेकेंडरी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हो, उस समय एक बच्चे को अपने जो है एग्ज़ाम्स में अपने मैथ के टॉपिक में एक चीज़ फेस करनी होती है, और इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो साथी पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ भी एक टॉपिक होता है हमारे सामने जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ये दो ऐसे टॉपिक मैंने इसलिए चुने हैं कि जिसे एक छोटे से छोटे स्तर का बच्चा जो गणित पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, उसके भी काम का हो, और एक मैंने कई बार जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, कई बार चीज़ें देखी हैं कि एक बड़े से बड़े स्तर का व्यक्ति भी एलसीएम एचसीएफ के सवाल फटाफट कर लेता है, लेकिन उसकी मूल अवधारणा क्या है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे तर्क क्या है, इस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं किसी भी साथी को कठिनाई होती है। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ को बारीकी से समझने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक जो चीज़ इसकी जो कह सकते हैं कि बेस है, इसका जो मूल है, उसे हम समझते चलें। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो देखा कि बहुत सारे स्कूली बच्चे, बहुत सारे मतलब अगर मैं कहूँ कि 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है एलसीएम एचसीएफ क्या है, लेकिन अगर कोई उनसे पूछ ले कि एलसीएम या एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, उसका पूर्ण रूप क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, तो ये तक बच्चों को नहीं पता होता। तो हम शुरुआत, मैंने जैसे कहा कि हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की, मैं वहीं से शुरू करूंगा। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो, किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को एलसीएम की फुल फॉर्म पता हो, उसका पूर्ण नाम पता हो। तो देखिए एलसीएम को क्या कहते हैं हम, इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या कई बार इसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह देते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की फुल फॉर्म है, और इसे हिंदी में लिखते समय हम लघुत्तम समापवर्तक या फिर लघुत्तम समापवर्तीय भी कह देते हैं कई बार। तो एलसीएम के लिए जो पूर्ण नाम हमें मिलेंगे, हिंदी वाले बच्चों के लिए नाम मिलेगा लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एलसीएम एक कॉमन सा नाम है। और एलसीएम की फुल फॉर्म जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार लीस्ट को कुछ जगह आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, तो देखिए एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। जब हिंदी वाले बच्चे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, लघुत्तम, लघुत्तम में जो एक शब्द है, एक लघु है, एक उत्तम है। एक लघुत्तम शब्द का मतलब होता है छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो समापवर्तक, दी गई संख्याओं का समापवर्तक है, यानी कि वो संख्या दी गई संख्याओं के मल्टीपल में आती है, दी गई संख्याओं के गुणन में आती है। ऐसी संख्याओं को हम ज्ञात करते हैं जब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम की बात करते समय मैं छोटे से उदाहरण से लेके शुरू करता हूं, और जो बच्चे, स्कूली बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। तो देखिए छोटी सी अगर हम संख्या से शुरुआत करते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि एक संख्या है 12 और एक संख्या है 16, दो संख्या आपको दी हैं, और आपसे कहा जाए कि आपको इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। जो तरीका बच्चे अक्सर अपनाते हैं, और बच्चों को जो तरीका विद्यालय में सिखाया जाता है, पहले मैं उस तरीके की बात करूंगा और साथ ही साथ हम उसके कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे।
तो जब बच्चों से एलसीएम सिखाने की बात की जाती है या एलसीएम के सवाल करने की बात की जाती है, तो देखिए एक आम सा साधारण सा जो तरीका है वो ये कि बच्चे इस संख्याओं को ऐसे लिखते हैं। हमने 12 को यहाँ लिखा, 16 को यहाँ ऐसे लिखा, और हमें क्या देखना होता है, हमें इन दोनों संख्याओं को भाग करने वाली कोई संख्या देखनी होती है, यानी कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे एक के अलावा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, 2 से, देखिए एक तो के अलावा 2 संख्या ऐसी है जो 12 को भी काट सकती है, कितने से, 6 से, 6 दूनी 12, और जो संख्या है वो 16 को भी काट सकती है 8 से। हम इसे ऐसे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर से काट के देखते हैं, 2 से कट जाएगी तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। फिर हम देखेंगे कि जो नीचे दी गई संख्याएं हैं वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या से कट सकती हैं। हम देखते हैं कि भाई 2 से 3 तो नहीं कटेगा, तो 3 को हम 3 का 3 लिख देंगे, 4 कट पाएगा, 2 से कट जाएगा। फिर हम देखेंगे फिर से 2 से कट पाएगा कौन सा, 3 नहीं कटेगा, 3 को 3 का 3 लिख देंगे और 2 का जगह 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2। इस तरह से क्या होता है, अब एक जो हमारे पास 3 संख्या बची है, लास्ट में हम क्या करेंगे, 3 से इस संख्या को भी काट देंगे। इस तरह हम सारी दी गई संख्याओं को काट लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ जो संख्याएं दी हैं, इस तरफ जो संख्याएं आई हैं, उन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा किस तरह करने का तरीका है, 2 गुणा 2 गुणा, ऊपर वाली संख्याओं को मैं यहाँ उतार रहा हूँ, गुणा 2 गुणा 3। अब इस तरह जब हम इसका मल्टीपल करते हैं, जब हम इसका गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया जो संख्या है हमारी वो कितनी आएगी। तो यहाँ पर देखिए हम जब मल्टीपल करते आते हैं तो इन तीनों संख्याओं का जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 48, 16 तिया 48, 48। अब जो हमारी संख्या 48 है, इसका मतलब ये संख्या ही क्यों आई है और इसका जो है अर्थ क्या है, उसको थोड़ा सा हम एक तरीके से समझते हैं। तो देखिए जब हम क्या करते हैं कि हम 2 संख्याएं अपनी जो हमारी संख्याएं हैं, एक है संख्या 12 और एक है संख्या 16। अगर देखिए हम क्या करते हैं कि 16 और 12 ये जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के गुणन ज्ञात करने लगे, मल्टीपल ज्ञात करने लगे। मल्टीपल यानी 12 के मल्टीपल और 16 के मल्टीपल। तो देखिए ऐसी स्थिति में 12 के जो मल्टीपल हैं वो 12 भी है, 12 एकम 12, 12 का मल्टीपल जो है वो 24 भी है, 12 का मल्टीपल जो है वो 36 भी है, और 12 का मल्टीपल जो है वो 48 भी है। फिर ऐसे ही हम 12 के जो भी मल्टीपल हैं आगे लेते जाएंगे, जो 12 की संख्याओं के मल्टीपल हैं, आगे अनंत तक जा सकता है। उसी तरह 16 की जो संख्या है, 16 को हम जो देखते हैं तो 16 के जो मल्टीपल होंगे, 16 एकम 16 होगा, 16 दूनी 32 होगा, 16 तिया 48 होगा, फिर 16, इस तरह 16 के जो है आगे मल्टीपल आते रहेंगे। अब हमें कहा क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या है, लीस्ट कॉमन जो हमारा मल्टीपल है उसका अर्थ, उसका अभिप्राय क्या है, ये लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ देखते हैं हम क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या। अब हमें दोनों ही संख्याओं के 12 का और 16 के जो मल्टीपल हैं, उन मल्टीपल्स में देखें तो ये 12 के मल्टीपल हैं और ये 16 के मल्टीपल हैं। इन मल्टीपल्स में हमें क्या करना है, छोटा और कॉमन, यानी कोई ऐसा मल्टीपल चुनना है जो सबसे छोटा है और दोनों में कॉमन है। अब हम देखें 12 इसमें है तो इसमें कहीं 12 नहीं है, 24 इसमें है तो 24 इसमें कहीं मल्टीपल नहीं है, 36 इसमें है तो इसमें कहीं नहीं है, 48 इसमें है और इसमें भी है। इसी तरह अगर 16 को हम देखें, यानी 16 के मल्टीपल्स को देखें तो 16 इसमें तो है लेकिन ऊपर कहीं नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। अब हम 16 के ही देखें तो 32 है लेकिन 32 ऊपर कहीं नहीं है। केवल और केवल 48 ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, यानी 12 में और 16 में जो कॉमन एक मल्टीपल है वो कितना, 48 है। और 48 सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे लोएस्ट मल्टीपल है कि जो दोनों संख्याओं का मल्टीपल है, दोनों संख्याओं का गुणन है, इसीलिए इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें दी गई संख्याओं के मल्टीपल्स ज्ञात करने हैं और वो मल्टीपल दोनों ही संख्याओं का कॉमन भी हो और उससे छोटी कोई दूसरी संख्या ना हो जो दोनों संख्याओं के गुणन में, दोनों संख्याओं के मल्टीपल्स में आती हो। इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। तो कई बार जब मैं देखता हूं बच्चों को तो वो क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कर लेते हैं फटाफट, उत्तर उनको पता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है, लेकिन बच्चों को ना तो एलसीएम की आमतौर पर फुल फॉर्म पता होती है, पूरा नाम नहीं पता होता, या फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये जो कर रहे हैं वो उसका मतलब क्या है। तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि कोई भी दो संख्याएं या 2, 4, 6, 10, 8 संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं के मल्टीपल्स और उन मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल
जो उन सभी संख्याओं में कॉमन हो। यानी यहाँ तो हमारे पास 12 और 16 दो संख्याएं हैं, अगर 3 संख्याएं भी होती तो हमें तीनों संख्याओं का वो मल्टीपल देखना पड़ता जो सबसे छोटा होता और तीनों में कॉमन होता। ये है एलसीएम, ये है लघुत्तम समापवर्तक। एक बात जो बच्चों को ध्यान रखनी है, हालांकि ये जो चीज़ है वो जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो चीज़ है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए, साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जहाँ पर आपसे कोई संख्या दी होती हैं और उन संख्याओं के लिए विकल्प दिया होता है कि बताइए इनका एलसीएम क्या है। वहाँ हमें जो कई बार सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं कि ऑप्शंस देखते ही हम आंसर लगा सकते हैं। क्या बात जो ध्यान रखनी है, जो मैं आपको ट्रिक एक बता रहा हूँ, वो ये कि मान लीजिए 12 और 16 जो दो संख्याएं हमें दे रखी हैं और उन दो संख्याओं के लिए 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं एलसीएम चुनने के लिए। अगर वहां हम इस सामान्य तरीके से करने बैठे तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा देर लगेगी, लेकिन वहाँ फटाक से देखते ही हमें जो उत्तर चुन लेना होता है। कई बार मैंने अपनी परीक्षाओं में इस तरह के एलसीएम के सवाल देखे हैं। वो क्या कि देखिए यहाँ जो है 12 और 16 अगर हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, यानी जो भी संख्याएं दी हुई हैं, एक फैक्ट, एक ट्रिक हमें ध्यान रखनी है कि जो इन संख्याओं का एलसीएम होगा वो हमेशा या तो दोनों संख्याओं में से बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। मैंने जो कहा वो ये कि जो हमारा एलसीएम होगा वो हमेशा दी गई संख्याओं में से, अगर 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, दी गई संख्याओं में से या तो सबसे बड़ी वाली संख्या या फिर उससे भी बड़ा एलसीएम होगा। एलसीएम कभी भी दी गई संख्याओं में से छोटी संख्या या छोटी संख्या से कम कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से की ट्रिक से, इस तरह की बात ध्यान रखते हुए कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल देखकर ही उत्तर लगा देना आसान हो जाता है। क्या ध्यान रखना है कि एलसीएम दी गई संख्याओं से या तो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। अगर ये चीज ध्यान रहती है तो हम कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवालों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि हमारी जो संख्याएं हैं हमने उनके मल्टीपल्स निकाले और उनकी मल्टीपल्स में जो मल्टीपल कॉमन है और सबसे छोटा है वो ज्ञात किया। अब आगे बढ़े तो हम बात करते हैं किसकी, दूसरी चीज की, और वो है हमारा एचसीएफ। जिस तरह हमने एलसीएम की बात की, छोटा सी एक चीज़ है, लेकिन मैं देखता हूं कि कई बार जो स्कूली बच्चे हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को समझने में या तो दिक्कत होती है या फिर वो कई बार इसे करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो देखिए एलसीएम के बाद हम लें दूसरा अपना कॉन्सेप्ट, वो है एचसीएफ। एचसीएफ जैसा कि मैंने कहा कि कई बार स्कूली बच्चों को करना तो आता है, लेकिन एलसीएम या एचसीएफ की फुल फॉर्म तक पता नहीं होती, और किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को ये ना पता हो कि वो करने क्या जा रहे हैं, केवल अगर वो रट्टे मारे जा रहे हैं, केवल लकीर के फकीर बने जा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। किसी बच्चा, कोई भी बच्चा, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है, मैथ एक ऐसा विषय है जो उसकी जीवन से, उसकी लाइफ से जुड़ा होता है, और वो अपने जीवन में उस कॉन्सेप्ट को, मैथ की किसी भी जो है कॉन्सेप्ट, किसी भी थ्योरी को अपने जीवन में तभी लागू कर पाएगा जब उसे उसकी मूल अवधारणा, उसकी मूल जो तत्व है वो समझ में आएगा तब। तो देखिए जैसे कि एलसीएम की हमने फुल फॉर्म की बात की, वैसे ही एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब इसे हम हिंदी में लिखते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के गुणन में आती हो, और यहाँ महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हमें बात करनी होती है, और यहाँ जो तरीका है निकालने का, वैसे अगर बात करें उसी उदाहरण के साथ, अगर हमको 2 संख्याएं लेते हैं, एक संख्या हम लेते हैं 8 और एक संख्या हम लेते हैं 15। बच्चों को कहा जाए कि इन 2 संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। अगर इन 2 संख्याओं का बच्चों को एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो सामान्य तरीका बच्चे जो है आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है, क्या कि एलसीएम में दोनों संख्याओं को एक साथ रखकर उनके गुणन निकाले जाते हैं, और जबकि एचसीएफ में क्या करना होता है
कि जो दोनों संख्याएं हैं उनके दोनों के अलग अलग जो गुणनखंड हैं वो निकालने होते हैं। तो यहाँ हम 8 को अलग और 15 को अलग रखकर इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए 8 को अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, ये क्या है, ये 8 के गुणनखंड हैं। फिर 15 की बात करें तो क्योंकि 15 2 से नहीं कटता, 3 से कट जाएगा, 3 से काटें तो 3 पंजे 15 और यहाँ 5 से काटें तो 5 एकम 5। क्या करते हैं दोनों संख्याओं, ये क्या है, ये जो 8 है 8 के गुणनखंड हैं और ये जो है वो 15 के गुणनखंड हैं। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 2 के जो गुणनखंड हैं 8 के जो गुणनखंड हैं उनको अलग रखना है। ये 8 के गुणनखंड हैं और जो 15 के गुणनखंड हैं उन्हें हमें अलग रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों ही संख्याओं के फैक्टर्स में से कॉमन है और सबसे बड़ी है। तो देखिए 8 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 2 2 हैं और 15 के जो फैक्टर हैं वो 3 और 15 है। अगर इसकी जगह कोई और सवाल होता तो वहां में क्या करना पड़ता कि दोनों ही में यानी ऊपर और नीचे कौन सी संख्याएं मैच हो जाती हैं वही क्या होगा, इसका HCF होगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर यहाँ मैंने कई बार देखा बच्चे यहाँ भी फंस जाते हैं कि अगर ऊपर और नीचे कोई भी जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट तो छोड़िए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि जो इस संख्या का HCF है वो 1 होगा। ऐसे में इसका जो HCF है 1 होगा। क्यों, क्योंकि एक सबसे बड़ी संख्या है जो 8 को भी काट सकती है और 15 को भी काट सकती है। इसका अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जो 8 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। अब थोड़ा सा कि जो बच्चे आम तरीका है उसको समझने के लिए करें तो मैं थोड़ा सा सवाल को बदल देता हूं HCF को समझने के लिए। मान लीजिए हम 15 और 8 की जगह जो संख्या ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 8 और 12। 8 और 12, और अगर हम 12 के फैक्टर्स निकालें तो क्या होगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में और 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे 1 बार में। तो इसके जो HCF के हो जाएंगे 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे में जो आम जो सवाल है वो दूसरा वाला सवाल में थोड़ा सा कठिन इसलिए दिया कि बच्चे समझें। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्योंकि 2 ये कॉमन फैक्टर है, यहाँ 2 ये भी कॉमन फैक्टर है और यहाँ 2 है 3 है तो कॉमन नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे, एक जो ये वाली संख्या है कॉमन है, दोनों को एक साथ रखा, ये कॉमन 2 है तो 2 को एक साथ रखा। इस तरह जो 4 है इस संख्याओं का 8 का और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कर तो बच्चे लेते हैं आमतौर पर, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो थ्योरी है जरा उसको समझें कि क्यों 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही आया। ऐसे में देखिए, जब हम बात करते हैं 8 की, जब हम 8 की बात करते हैं तो देखिए 8 के जो फैक्टर्स होंगे, 8 के जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, या तो 1 गुणा 8 होगा। 8 को अगर मैं संख्या फैक्टर्स निकालने हैं तो 1 गुणा 8 होगा, तो 1 को तो हमने मना कर दिया था। फिर क्या होता है, 2 गुणा 4 होगा, या फिर क्या होगा 4 गुणा 2 होगा, या 8 गुणा 1 होगा। ये क्या फैक्टर्स हैं किसके, 8 के। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखें तो 8 का जो फैक्टर है वो कौन सा है, 8 भी है, 4 भी है, 2 भी है और 1 भी है। हम क्या करते हैं, कभी भी किसी संख्या के फैक्टर्स को खुद की संख्या से नहीं मानते हैं और ना ही 1 से मानते हैं। तो देखिए 8 के फैक्टर्स हमारे पास 2 बचे, एक बचा 4 और एक बचा 2। इसी तरह अगर हम 12 के फैक्टर्स को निकालते हैं, अगर यानी फैक्टर मतलब अगर हम किसी संख्याओं को खंडों में तोड़ें, किसी संख्या को टुकड़ों में तोड़ें तो 12 के क्या क्या होते हैं, तो 12 को 1 से गुणा करें 12 हो सकता है, या फिर 12 को हम 6 गुणा या 2 गुणा 6 भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे 6 गुणा 2 भी कह सकते हैं, या फिर सॉरी इसमें हम जो है इसको हम 3 गुणा 4 भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम 4 गुणा 3 भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे 12 गुणा 1 भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम किसी भी संख्या के खुद को या फिर किसी भी संख्या के
एक को उसका फैक्टर नहीं मानते हैं HCF निकालते समय। अब देखिए जो फैक्टर्स बचते हैं कौन सा, 12 का एक फैक्टर जो है 6 भी है, एक 4 भी है, एक 3 भी है, और एक जो फैक्टर है वो 2 भी है। मतलब 2 भी ऐसी संख्या है कि जो दोनों काट सकती है। तो यहाँ हम 2 को 2 भी लिख सकते हैं, और फिर 12 गुणा 1, इसको हम नहीं मान रहे हैं। अब देखिए जो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 6 है, 4 है, 3 है और 2 है। 8 के फैक्टर कौन से हैं, 4 है और 2 है। सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 को भी काटती हो और 12 को भी काटती हो। तो देखिए उस बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर 4 भी है और 4 इसमें भी है, यानी एक जो फैक्टर क्या है, 4 भी है इसका फैक्टर और ये भी है। 6 इसका फैक्टर तो है, यानी बड़ी संख्या तो है, हाईएस्ट फैक्टर है, लेकिन 12 का है वो 8 का नहीं है। यानी जो 6 संख्या है वो 12 को तो काट देगी लेकिन 8 को नहीं काटेगी। 4 संख्या बड़ी है और 12 को भी काटेगी, 8 को भी काटेगी। 3 जो संख्या है वो 12 को तो काटेगी लेकिन 8 को नहीं काटेगी, यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 जो है वो इसको भी काटेगा, 12 को भी और 8 को काटेगा, लेकिन उससे बड़ी भी एक संख्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटती हो, दी गई संख्याओं का फैक्टर हो, दोनों में कॉमन हो और उससे बड़ी कोई संख्या ना हो जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो, वही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहां देखिए जैसा कि मैंने आपको वहां बताया कि एलसीएम के मामले में जो दी गई संख्याएं हैं, एलसीएम या तो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। वही चीज जो है हमें एचसीएफ के बारे में भी ध्यान रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, या जब आपको केवल देखकर ही ऑप्शंस में आंसर चुनना हो एलसीएम का या एचसीएफ का, तो एचसीएफ के लिए जो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं, यानी 8 और 12 हमारे यहाँ दी गई संख्याएं हैं, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं के या तो छोटी वाली संख्या के बराबर होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं में से या तो छोटी वाली संख्या के बराबर होगा या फिर उससे भी छोटा होगा, जबकि एलसीएम दी गई संख्याओं में से या तो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। तो ये दो चीजें एलसीएम और एचसीएफ मुझे लगता है कि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें समझने के लिए एक बड़ा आसान तरीका है, उन्हें समझाने के लिए एक बड़ा सरल सा तरीका है। और आशा करता हूं कि इस वीडियो से हमारे जो स्कूली बच्चे हैं वो एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को, उनकी परिभाषाओं को, उसके अर्थ को समझ गए होंगे और उसके पीछे क्या अवधारणा छुपी है उसे भी समझ गए होंगे। हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं या स्कूली बच्चों के लिए जो उपयोगी जो तथ्य हैं, जिन्हें समझने में उन्हें कठिनाई, उन्हें थोड़ी सी जो है समस्याएं महसूस होती हैं, लाते रहेंगे अपने चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।